डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। आज हम लोग क्लास 9th का जो लास्ट चैप्टर है पॉपुलेशन है ज्योग्राफी का, उसका सेकेंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। उस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का मैं बना दिया हूं, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। चलिए, इस चैप्टर को हम आज थोड़ा सा आप लोग को शॉर्ट में बता देते हैं। हम लोग पहले जो है सो वीडियो में देख चुके हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में, क्योंकि भारत में जो है सो हर राज्य एक समान नहीं है। कहीं जमीन समतल है तो वहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, जलवायु अच्छी है तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, मिट्टी उपजाऊ है तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। वहीं कहीं अगर जमीन जो है सो ऊबड़ खपड़ है ना, ऊबड़ खपड़ है, हिली एरिया हो गया, पहाड़ी एरिया हो गया, उस सब में जनसंख्या घनत्व कम है, क्योंकि वहाँ पे अनफेवरेबल क्लाइमेट भी होता है। उसके बाद लेस फर्टाइल सोइल होता है, सैलो सोइल होता है, जिसके वजह से वहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम होता है। अगर हम लोग जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हमारा बिहार है, जहाँ पे 1102 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे जनसंख्या मात्र 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर मात्र है आपका अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अगर पूरे ओवरऑल पूरा इंडिया की बात करें तो जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। 382 पर्सन्स पर किलोमीटर पॉपुलेशन इज सीन इन ऑल ओवर द इंडिया। पूरे भारत में 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर जो है सो मेजर किया गया है। चलिए बढ़ते हैं, इसमें हम कुछ आपको और बता देते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या में वृद्धि और उसका जो है सो बदलाव का क्या क्या कारण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मेनली हम लोग 3 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक है बर्थ, दूसरा है डेथ और तीसरा है माइग्रेशन। अब देखिए बर्थ रेट क्या होता है। बर्थ रेट का मतलब होता है प्रति 1000 आदमी में जितने भी जीवित बच्चे एक साल में 1000 आदमी पे जितने जीवित बच्चे होते हैं उसी को हम लोग बर्थ रेट कहते हैं। और डेथ रेट एक साल में 1000 आदमी पे जितने आदमी मरते हैं उसको हम लोग डेथ रेट कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। फिर से अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू हैव टू लिसन केयरफुली। द लाइव बर्थ इन पर 1000 इन अ ईयर, द लाइव बर्थ per 1000 live birth in a year is known as birth rate, whereas the death of the people per 1000 in a year is known as death rate. उसके बाद एक आप लोग इसमें पढ़ेंगे एडोलसेंस के बारे में। एडोलसेंस क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ। जो व्यक्ति ना तो बच्चा है और ना ही बूढ़ा है उसको हम लोग एडोलसेंस कहते हैं, है ना। उसको हम लोग युवा अवस्था, एडोलसेंस का मतलब होता है युवा अवस्था। तो युवा अवस्था में कौन होते हैं? तो 10 साल से लेकर के 19 साल के लोगों को युवा अवस्था में कंसीडर किया जाता है और उसी को जो है सो एडोलसेंस कहा जाता है। फिर से बता देता हूँ, 10 साल से लेकर के 19 साल के लोग जो होते हैं उसको एडोलसेंस ग्रुप में रखा जाता है। द पर्सन्स हु आर फ्रॉम 10 to 19 years they are considered in adolescence age, राइट। अब देखिए एज ग्रुप के अनुसार से अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश में 3 कैटेगरी में लोगों को रखा गया है। एक है 0 से लेकर के 14 ईयर्स, उसको जो है सो चाइल्ड वाला, उसको जो है सो स्टूडेंट्स एज में कहिए, मतलब वो काम नहीं करेगा। 0 से लेकर के 14 ईयर्स के जो होते हैं वो नवजात होते हैं, नवजात नहीं मतलब वो चाइल्ड कहिए, उसको बच्चा होते हैं। उसके बाद होता है 15 से लेकर के 59 ईयर्स। अब 15 से 59 ईयर्स के लोग जो होते हैं वो कामकाजी लोग होते हैं, है ना, वो वर्कर्स ग्रुप में आते हैं, वो लोग आगे वर्किंग ग्रुप्स में, है ना। उसके बाद 59 से ऊपर चलिए, मैंने 60 से एबव चले जाइएगा तो वो लोग को एज्ड ग्रुप्स में रखा गया है। एज्ड का मतलब होता है उसका उम्र खत्म हो गया, मतलब बूढ़ा हो गया। ओल्ड ग्रुप्स में कहिए, बूढ़ा कहिए चाहे एज्ड कहिए। तो ये 3 कैटेगरी में जो है सो जनसंख्या को विभाजित किया गया है ना। तो उस सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब एडोलसेंस की बात करें तो हमारे देश में जो है सो एक मतलब 20% जनसंख्या जो है वो एडोलसेंस का है। मतलब जो लोगों का उम्र 10 साल से लेकर के 19 साल के बीच है उनकी जनसंख्या लगभग 20% है भारत में। और वो लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत देश के जो है सो भविष्य वही लोग हैं, क्योंकि वही बूढ़ा जो हो गया वो क्या भविष्य करेगा, वो तो खत्म हो गया। अब जो कमाने लगा उसका जो रोजगार था वो तो करने लगा, वो तो खर्च चलाएगा, उसका भी महत्व है ना। बूढ़ा आदमी को भी है, लेकिन वो अब देश की वृद्धि में तो कुछ वैसा योगदान नहीं कर सकता है।
तो इसीलिए कंसीडर किया गया है कि 10 से 19 साल के लोग जो है सो मेन होते हैं देश का भविष्य के लिए, मुख्य पात्र वही लोग। चलिए एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले कह रहा है कि उन स्टेट्स को आप चुनिए जो जहाँ पे जनसंख्या घनत्व 250% से कम है। 250 से कम है जनसंख्या घनत्व, वैसे स्टेट्स के बारे में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है, तो ये आप कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद कहता है रग्ड टेरेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस आर प्राइमरीली रिस्पांसिबल फॉर द स्पार्स पॉपुलेशन। ये जो क्या कहता है कि जहाँ पे एरिया रग्ड मतलब एकदम ऊबड़ खाबड़ रहेगा, जैसे पहाड़ी वाला क्षेत्र में जाइएगा तो वहां पे एरिया जो होता है, ट्रेन मतलब एरिया, है ना, क्षेत्र, वहां पे जो क्षेत्र होता है वो ऊबड़ खाबड़ होता है और वहां पे जलवायु भी अनफेवरेबल होता है, जलवायु अच्छा नहीं होता है। तो उसके कारण से जनसंख्या जो है सो खराब होता है, एकदम स्पार्स होता है, मतलब वहां जनसंख्या बहुत कम होता है, स्पार्स पॉपुलेशन होता है, कम जनसंख्या होता है। कौन सा क्षेत्र में? जहां पे अनफेवरेबल क्लाइमेट रहेगा, जहां पे जो है सो जमीन उबड़ खाबड़ रहेगा, है ना, रग्ड ट्रेन जहां पे रहेगा, द एरिया विद द रग्ड ट्रेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट हैज लेस पॉपुलेशन और वी कैन से स्पार्स पॉपुलेशन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताना है कि कौन सा स्टेट्स है जहां पे 250% से कम जो है सो लोग रहते हैं, तो ऊपर भी में भी हम आपको बताया वही चीज है। उसके बाद जब आप असम हो गया और जो आपका जो है सो पेनिनसुलर स्टेट्स है, असम एंड पेनिनसुलर स्टेट्स हैव लेस पॉपुलेशन, यू नो व्हाई? बिकॉज दैट इज दोज स्टेट्स डिड नॉट हैव द हाई रेनफॉल, दे रिसीव ओनली लेस रेनफॉल और मॉडरेट रेनफॉल, moderate to less rainfall, and the plains is also not the land is also not plain, है ना। लैंड भी जो है सो वहाँ पे उबड़ खाबड़ है, रॉकी नेचर्स का है, उबड़ खाबड़ है। हिली एरिया तो उबड़ खाबड़ होता ही है, हिली जो होता है ना। उसके बाद रॉकी नेचर का है, डिसेक्टेड है, रॉकी नेचर का है, क्या क्षेत्र कहाँ पे? असम और जो है सो आपका पेनिनसुलर स्टेट्स में, असम और पेनिनसुलर स्टेट्स में जो है जनसंख्या मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब मध्यम में होता है। क्यों मध्यम में होता है? मध्यम में होता है, कम भी होता है, मध्यम से कम कहिए हम लोग, क्योंकि यहाँ का जो नेचर है, माना जमीन का जो नेचर है वो रॉकी है, चट्टान वाला है। अब चट्टान वाला रहेगा तो डिसेक्टेड रहेगा, वो आपका हिली एरिया है, जिसके वजह से यहाँ पे जो है सो क्या होता है, जनसंख्या कम है। दूसरा जनसंख्या कम होने का कारण है वर्षा भी मॉडरेट से लेस होता है, वर्षा भी मॉडरेट टू लो रेनफॉल है। उसके बाद मिट्टी जो है सो खराब है ना, कम फर्टाइल है। मिट्टी भी जो है यहाँ का वो खराब है, यानी कहिए कि कम फर्टाइल है, बहुत कम उपजाऊ वाला है। और ये सब चीज जो है सो जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है। अब जान ही रहे, आपको तो बता ही दिया पहले ही, यहाँ पे आप देख लिए कि जो मुख्य कारण है वो क्या है? मुख्य कारण है आपका जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला रग्ड ट्रेन, मतलब जहाँ पे जमीन खराब होगा, अनफेवरेबल क्लाइमेट होगा, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम रहेगा। जहाँ पे क्लाइमेट फेवरेबल होगा, अच्छा होगा, जहाँ पे जमीन समतल होगा, जहाँ पे सुविधाएं होगी, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगा। जैसे आपका अगर नॉर्दर्न प्लेन्स वाला क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, बिहार में तो सबसे ज़्यादा है ही। उधर जितना भी नॉर्दर्न प्लेन्स में आपका आता है, नॉर्दर्न प्लेन्स और केरला में जो है सो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। क्यों? चूँकि वहाँ पे जो है सो जमीन समतल है और उसके अलावा वहाँ पे क्लाइमेट भी अच्छा है, वर्षा भी अच्छा होती है ना, जिसके वजह से वहाँ पे जो है सो आपका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। नॉर्दर्न प्लेन्स और केरला की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है ना, ज़्यादा है। क्यों है ज़्यादा? ज़्यादा से भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जमीन समतल है, मिट्टी उपजाऊ है और वर्षा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, एबुडेंट रेनफॉल वहाँ पे उपलब्ध है। तो इसके वजह से यहाँ पे जमीन क्या है, सॉरी यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है। क्या क्या कारण बताया गया? फर्टाइल सॉइल्स, फ्लैट प्लेन्स, है ना, प्लेन्स जो है सो फ्लैट है, समतल है, और एबुडेंट रेनफॉल है, पर्याप्त जो है सो वर्षा होती है। कहाँ पे? नॉर्दर्न प्लेन्स और केरला में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, फ्लैट लैंड्स है ना। उसके बाद आपका मिट्टी जो है सो उपजाऊ है, एलुवियल सॉइल है, वो सब क्षेत्र में आपका एलुवियल सॉइल है। और आपको पता होगा कि एलुवियल सॉइल जो है सो मोटे अनाज के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। हाँ, कुछ खास चीज का प्रोडक्शन की हम लोग बात करें, जैसे अगर हम लोग कॉटन की बात करें तो कॉटन के उत्पादन के लिए जो है सो आपका रेगू सॉइल, जिसको हम लोग कहते हैं रेगू सॉइल या ब्लैक सॉइल को ही रेगू सॉइल या कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो उसके उत्पादन के लिए जो है सो किसका, कॉटन का उत्पादन के लिए ब्लैक सॉइल सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि वो मट्टी में जो है सो नमी को बनाए रखता है ब्लैक सॉइल, है ना। लेकिन अगर
ओवरऑल अगर हम लोग मोटे अनाज की बात करें तो उसके लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है वो एलुवियल सोइल है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा विच इज द मोस्ट फर्टाइल सोइल, देन यू हैव टू राइट द आंसर एलुवियल सोइल इज द मोस्ट फर्टाइल सोइल। And if you will be asked the question that which is the most fertile soil for the production of cotton, then you have to write that black soil, which is also known as Regur soil or black cotton soil, is the most fertile soil for the production of, especially for the cotton, but not for all the things. Right? Now we will proceed further and we will see. आइडेंटिफाई द 3 स्टेट्स, नॉर्दर्न प्लेन्स के 3 स्टेट्स को आपको बताना है जहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। तो आप लोग आसानी से बता लीजिएगा, अगर नहीं बता पाइएगा तो बताइएगा, मैं बता दूंगा फिर से आपको। ऐसे बता ही देता हूँ, बिहार है, वो आपका वो बिहार है, उधर आपका उत्तर प्रदेश है, फिर इधर और चले जाइए, है ना, उधर केरला तो है ही, लेकिन केरला जो है सो आपका नॉर्थ में नहीं है, साउथ में है ना, केरला आपका साउथ में है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न, अगले प्रश्न नहीं, यहाँ पे सॉरी, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या में बदलाव का प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या कहता है कि पॉपुलेशन जो है वो एक डायनामिक फेनोमेना है। पॉपुलेशन क्या है? एक डायनामिक फेनोमेना है ना। क्यों? क्योंकि उसी पर तो सब कुछ निर्भर है। द नंबर्स एंड population is a dynamic phenomena. Numbers, distribution and composition of the population are constantly changing. अब क्या कहता है कि जनसंख्या का जो जनसंख्या जो है उसकी संख्या उसके बाद विभाजन और कंपोजिशन लगातार जो है सो बदल रहा है। जनसंख्या का विभाजन, जनसंख्या का कंपोजिशन, जनसंख्या का संख्या, ये सब जो है सो लगातार बदल रहा है। आप देखे होंगे कि कहीं जनसंख्या बढ़ रही है तो कहीं घट रही है। जैसे अभी आप अगर कहीं भी चले जाइए तो ग्रामीण क्षेत्र में अब जनसंख्या घटने लगी है और शहरी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ने लगी है। क्यों? क्योंकि अब लोग गांव में नहीं रहना चाहते, क्योंकि वहाँ उस प्रकार की सुविधा सब कुछ नहीं है। शहर में सब चीज़ का सुविधा है, इसलिए लोग गाँव से अब शहर की ओर आ रहे हैं। तो वो तो हो गया आपका देश के अंदर का जो है सो जनसंख्या में बदलाव। लेकिन एक होता है जब एक देश से दूसरे देश में आप जाकर के बसते हैं, उसको हम लोग कहते हैं माइग्रेशन, है ना। तो उसमें भी जनसंख्या में जो है सो बदलाव होता है ना। जैसे मान लीजिए अगर हमारे देश से कोई जाकर के अमेरिका में बस जाएगा तो हमारे देश की जनसंख्या घटेगी। चलिए, तो क्या कहता है कि दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ 3 प्रोसेस। 3 प्रोसेस के इंट्रैक्शन से प्रभावित होता है क्या? ये नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन। जनसंख्या का नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। वो है एक बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, ये 3 मेन कारण है किसका? पॉपुलेशन ग्रोथ का या फिर प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज का, है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ का और प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज का 3 मेन कारण है। एक है बर्थ, दूसरा है डेथ और तीसरा है माइग्रेशन। अब देखिए, बर्थ रेट बढ़ेगी तो जनसंख्या वृद्धि होगा, डेथ रेट बढ़ेगा तो जनसंख्या में कमी होगी, माइग्रेशन होगा। अब माइग्रेशन में 2 प्रकार का माइग्रेशन है, एक आता है और एक जाता है ना। उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, तो देखिए अभी क्या कहता है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर्स ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। क्या कहता है? जनसंख्या वृद्धि जो है तो क्या चीज को रिफर करता है? जो बदलाव होता है जनसंख्या में। जनसंख्या वृद्धि मतलब जो बदलाव होता है जनसंख्या में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में या किसी भी एरिया में एक दिए हुए समय के अंतर्गत। मतलब कई साल, हालांकि भारत देश की बात करें तो यहाँ पे तो हर 10 साल में जनगणना होती है, ये आपको पता है। सबसे पहले जनगणना आपका 1872 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है सो 1881 में हुआ। 1872 में जो हुआ था वो पूर्ण जनगणना नहीं हुआ था, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन आवर कंट्री, देन यू हैव टू राइट द आंसर दैट द फर्स्ट सेंसस was held in 1872 in our country. But when you will be asked the question that when was the first complete census was held in our country, then you have to write in answer that in 1881. In 1881 the first complete census was held in our country. अगर पूर्ण जो है सो आपका जनगणना की बात किया जाएगा तो पूर्ण जनगणना, संपूर्ण जनगणना जो है वो 1881 में हुआ था। लेकिन पहली जनगणना से पूछा जाएगा तो 1872 में ही हुआ था।
और 1881 के बाद जो है सो लगातार जो है सो हर 10 साल में हमारे यहाँ जनगणना होता है। हालांकि कोरोना के समय डिस्टर्बेंस हुआ, बाद में हुआ है ना, 21 में होना था, लेकिन उस समय कोरोना पीरियड था तो थोड़ा सा टाइम में डिले हुआ उसमें। लेकिन 1881 से हर बार जो है सो 10 साल में ही जो है सो जनगणना हमारे देश में होते आया है ना। सेंसस इन आवर कंट्री सेंसस इज हेल्ड इन एवरी 10 ईयर्स। हर 10 साल में हमारे देश में जो है सो जनगणना होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये क्या कह रहा है कि इनहेबिटेंट्स मतलब जो आवास होता है, आवास को हम लोग इनहेबिटेंट्स कहते हैं, मतलब जहां हम लोग रहते हैं वो हमारा इनहेबिटेंट्स है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, है ना। इनहेबिटेंट्स की संख्या, जो आवास की संख्या है, उन पर जो है सो उसको रेफर करता है किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र का एक स्पेसिफिक दिया हुआ टाइम में, एक स्पेसिफिक पीरियड में। और अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो हमारे देश में हर 10 साल में जो है सो जनगणना होती है। से ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल में कितना वृद्धि हुआ, कितना क्या हुआ, उसके बारे में बताता है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है सो रेफर्स करता है कि कितना संख्या में वृद्धि हुआ। Such a change can be expressed in two ways. इसको हम लोग दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, in terms of absolute numbers and in terms of percentage change per year। एक तो हम लोग इसको एब्सोल्यूट नंबर मतलब कितना जनसंख्या बढ़ा, 1 लाख बढ़ा, 2 लाख बढ़ा, 5 लाख बढ़ा, इस प्रकार से हम लोग, और दूसरा परसेंटेज मतलब कितना परसेंट बढ़ा। अगर पिछले साल हमारा जनसंख्या अगर 1 लाख था और अभी 1.5 लाख हुआ तो कितना परसेंट बढ़ा, 50% बढ़ा। तो परसेंटेज में भी हम लोग एक इसको कैलकुलेट करते हैं और दूसरा कैलकुलेट करने का माध्यम है नंबर। जैसे अगर 50,000 बढ़ गया तो कितना बढ़ा, 50,000 बढ़ा। पिछले साल 1 लाख था, अभी 1.5 लाख हो गया तो कितना हुआ, 50,000 बढ़ा। और परसेंटेज में बात करेंगे तो 50% बढ़ा, है ना। तो इसको क्या कहता है कि इस प्रकार का जो चेंज है ना, क्या ये जो हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो ये जो इसका चेंज है उसको हम लोग 2 प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ का जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग 2 प्रकार से जो है सो क्या कर सकते हैं, ये पॉपुलेशन ग्रोथ का जो चेंज है उसको हम लोग 2 प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक एब्सोल्यूट नंबर मतलब एकदम जो कितना संख्या बढ़ा वो डायरेक्ट बता दिए कि इतना जनसंख्या बढ़ गया, और दूसरा रेशियो मतलब प्रतिशत में, है ना, उसका परसेंटेज में हम लोग बता सकते हैं कि 1 साल में कितना जनसंख्या बढ़ा, है ना, उसका परसेंटेज भी हम लोग बता सकते हैं। तो वही कह रहा है such a change can be expressed, such a change can be spread in two terms of absolute numbers and in terms of percentage change। एक in terms of absolute number और दूसरा in terms of percentage change। ये याद रखना है, आपको पूछा जाएगा तो आपको बता देना in terms of absolute numbers and in terms of percentage change per year। 1 साल का यहाँ बता रहा है। चलिए, the absolute numbers added each year or decade is the magnitude of increase। क्या कहता है, एब्सोल्यूट नंबर मतलब हर साल ऐड किया जाता है, या फिर डिकेड मतलब दशक में, 10 साल में। भारत में तो जनगणना 10 साल में ही होती है, तो उसको ऐड किया जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सब्सट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन दैट ऑफ 2001 फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन दैट इज 2011। से अभी हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार से जनसंख्या इसमें देखे हैं कि 1210.6 मिलियन जो है सो जनगणना है टोटल भारत का, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% है। और यूपी का हम लोग बात करते हैं तो 199 मिलियन था, जो पूरे भारत देश का लगभग 16% से भी ज़्यादा था, है ना। तो ये कह रहा है कि अगर हम लोग संख्या की बात करें, अगर हम लोग एब्सोल्यूट नंबर का बात करें तो पिछले 10 साल में जितना जनसंख्या था और अभी कितना जनसंख्या हुआ है, तो अभी के जनसंख्या से हम पिछले 10 साल के जनसंख्या को घटा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा नंबर कितना बढ़ा है, सो एब्सोल्यूट नंबर हमारा आ जाएगा। मान लीजिए अभी 2021 वाला जनगणना की हम लोग बात करें तो 2021 वाला जनगणना में जितना जनसंख्या था उसको हम लोग 2011 वाले जनगणना से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा जो है सो एब्सोल्यूट नंबर। उसके बाद परसेंटेज की हम तो बता ही दिए, परसेंटेज तो निकालना आप लोग जानते ही हैं। इट इज रेफर्ड टू एज द एब्सोल्यूट इंक्रीज। इसको हम लोग एब्सोल्यूट इंक्रीज करते हैं, मतलब पिछले जनगणना में जितना लोग था उसको हम लोग घटा देंगे अभी के जनगणना वाले लोगों से, है ना, तो वो हमारा आ जाएगा एब्सोल्यूट नंबर्स। वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट नंबर्स। उसके बाद परसेंटेज वाला देखिए, परसेंटेज वाला कहता है द रेट ऑफ पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, है ना। कितना जो है सो
किस वृद्धि से जनसंख्या बढ़ रही है, द रेट और द पेस, पेस मतलब भी वही है ना, क्या रफ्तार से, स्पीड, किस रेट से बढ़ रहा है या किस स्पीड से जनसंख्या बढ़ रहा है, वो भी एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। इट इज स्टडीड इन द परसेंट पर एनम, एक साल में परसेंटेज कितना बढ़ा उस पर हम लोग इसको स्टडी करते हैं। एग्जांपल के लिए दिया हुआ है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर ईयर पर एनम मींस दैट इन द गिवन ईयर। अब कहता है कि मान लीजिए अगर 2% के हिसाब से पर साल बढ़ रहा है, रेट दिया हुआ है ना, उसके बाद कहता है देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 2% पर, अब 2% मान लीजिए अगर बताया जा रहा है कि 2% जनसंख्या बढ़ा, मतलब प्रति 100 व्यक्ति में 2 आदमी बढ़ा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज अपने आप में 100 होता है ना। अगर हम 5% की बात करें तो 100 में से 5 की बात कर रहे हैं, अगर 10% की बात करें तो 100 में से 10 की बात कर रहे हैं, है ना। वो तो आपको पता ही है, परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। चलिए देखिए, तो क्या कहता है, अगर 2% की बात किया जाए पर एनम बढ़ रहा है, मतलब जो है सो वो उस साल में या जो स्पेसिफिक पीरियड दिया है, अगर 10 साल में जनगणना हो रही है तो मतलब वो 10 साल में 2% बढ़ रहा, या अगर पर साल की बात किया जाए तो ये परसेंटेज कह रहा है कि पर ईयर जो है सो 2% बढ़ रहा है। देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ पर्संस फॉर एवरी 100 पर्संस इन द बेस पॉपुलेशन। जो बेस पॉपुलेशन था, मतलब जो जनसंख्या का आधार था, मतलब पिछले जनगणना में जो जनसंख्या था उससे 2% यहाँ बढ़ गया। 2% बढ़ गया मतलब हर 100 व्यक्ति में जो है सो 2 व्यक्ति बढ़ गए हैं। इसको हम लोग कहते हैं एनुअल ग्रोथ रेट। अगर साल में इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनुअल ग्रोथ रेट। दिस इज कॉल्ड एनुअल ग्रोथ रेट। एनुअल ग्रोथ रेट आप लोग समझ गए। फिर से बता दूं, अगर प्रति 100 व्यक्ति में जितना परसेंट जनसंख्या बढ़ता है, मान लीजिए अगर हम लोग 5% जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं, मतलब हर 100 व्यक्ति में 5 व्यक्ति बढ़ा है, हर 100 व्यक्ति में 5 व्यक्ति बढ़ा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनुअल ग्रोथ रेट। क्या कहेंगे, एनुअल ग्रोथ रेट। अब यहाँ बेस पॉपुलेशन मतलब समझ गए ना, जो एकदम आधार है, मेन पॉपुलेशन है। चलिए बढ़ते हैं। इंडिया पॉपुलेशन हैज बीन स्टेडली इंक्रीजिंग फ्रॉम 361 बिलियन इन 1951 to 1210 मिलियन इन 2011। 1210.6 मिलियन है, राउंड फिगर में कर दिया है, ठीक है ना। 361 मिलियन था आपका 1951 में, जो 2011 में बढ़ करके हो गया 1210 मिलियन। 1951 में 361 मिलियन था, जो आपका 2011 में बढ़ करके हो गया 1210 मिलियन। मतलब देखिए कि जनसंख्या कितना जो है सो लगातार बढ़ रहा है, लगातार भारत में जनसंख्या बढ़ रहा है। और ऐसा माना गया था कि 2045 तक जो है सो भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होगा, लेकिन मैं स्टूडेंट्स बता दूं ये बहुत पहले जो है सो उसको क्रॉस कर दिया। 2023 में ही जो है सो भारत चाइना को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है, तो आपको बताना है भारत, चाइना नहीं बोलना है, भारत हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये टोटल पॉपुलेशन मिलियन में है और ये एब्सोल्यूट इंक्रीज इन डिकेड, 10 साल में कितना जनसंख्या बढ़ा है वो बता रहा है, और ये एनुअल ग्रोथ रेट बता रहा है, मतलब एक साल में कितना परसेंट बढ़ा है, और यहाँ बता रहा है कि 10 साल में कितना परसेंट बढ़ा है, और यहाँ पे बता रहा है आपका कि जो है सो टोटल जनसंख्या कितना है, और इधर साल का दिया है, साल का दिया हुआ है। इधर एनुअल ग्रोथ रेट, इधर आपका 10 साल में कितना जनसंख्या बढ़ा सो, और इधर आपका जनसंख्या कितना है। तो 1951 में आपने देखा था यहाँ 361 मिलियन जनसंख्या था। 2011 में हमने बताया 1210.6 मिलियन। 2001 में जनसंख्या 1028.7 मिलियन था। उसके बाद 91 में 846.4 मिलियन था। 81 में 683.3 मिलियन था। 1971 में 548.2 मिलियन था। उसके बाद आप 1961 में देखेंगे तो 439.2 मिलियन था। अब इसमें जो है इंक्रीज जो हुआ है वो मिलियन में कितना मिलियन हुआ है, तो देखिए 1951 में जो है सो 42.43 मिलियन का जो है सो इंक्रीजमेंट हुआ था। मतलब जो जनगणना 1941 में हुआ था उसके अपेक्षा यहाँ पे 42.43 मिलियन का इंक्रीजमेंट हुआ है। 61 में बात करें तो इसके अपेक्षा में 1951 वाला के अपेक्षा में 61 में जो है सो 78.15 मिलियन का वृद्धि हुआ है।
जो वृद्धि अगर इधर परसेंटेज में फिर हम बात करें उसी प्रकार से यहाँ सब का दिया हुआ है। 1971 में 108.92 मिलियन, 108.92 मिलियन, फिर 1981 में 135.17 मिलियन, फिर आपका आगे देखिए 163.09 मिलियन है। उसी प्रकार से दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे जो है सो रेट दिया हुआ है 1.25, 1.96, ये परसेंटेज में जो है सो वृद्धि हुआ था वो दिया हुआ है। सबसे ज्यादा वृद्धि देखिए आपका 1981 में दिया है 2.22%, 2.22% का जो है सो सालाना वृद्धि हुआ था जनसंख्या में। बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे। देखिए क्या कहता है टेबल 6.1 में जो आप फिगर देखें, जो अभी आपको दिखाए हमने, उसमें जो है सो 6.4 ए में है, 6.4 बी रिवील दैट द 1951 to 1981 द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज स्टीडली इंक्रीजिंग। वो तो आप देखबे किए कि लगातार बढ़ रहा है। 1951 से 81 के बीच में जनसंख्या लगातार बढ़ रहा था, है ना। आगे कहता है व्हिच एक्सप्लेन्स द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 361 बिलियन टू 683 मिलियन इन 1981। 361 मिलियन से बढ़ करके 683 मिलियन हो गया था। 1951 में जनसंख्या 361 मिलियन था और 81 में बढ़ करके 683 मिलियन हो गया, यही कह रहा है। और अभी तो आपको बता ही दिए 1210.6 मिलियन जो है सो जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार से। आगे हम सब कुछ अपडेट भी आपको देंगे, पहले चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। हम 2021 वाला जो जनगणना हुआ उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे और उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसमें हर कुछ बताएंगे, किस कैटेगरी के कितने लोग हैं, किस ग्रुप में कितने लोग हैं, हर चीज़ उसके बारे में हम आपको डिटेल में देंगे उस वीडियो में। चलिए पढ़ते हैं आगे, हम लोग देखते हैं क्या कहता है। 1981 से, है ना, रेट जो ग्रोथ रेट है वो फिर डिक्लाइन होने लगा। अब देखिए आप यहाँ देखिएगा बढ़ा था, फिर बाद में थोड़ा कम होते गया। आप वहाँ फिगर में भी देखे होंगे, परसेंटेज देखिए 1.64 में आ गया 1.97 से, तो घटता भी गया है। और इस पीरियड में आप देखेंगे कि बर्थ रेट जो है सो डिक्लाइन हुआ था रैपिडली। ये पीरियड में क्या हुआ था कि बर्थ रेट क्यों जो है सो कम हो रहा था, क्योंकि उस समय सुविधा नहीं था, उस समय लोगों के पास जो है सो कोई कंसेप्ट नहीं था। बाद में जो है सो कंसेप्ट दिया गया। कंसेप्ट क्या दिया गया कि जो है सो हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, इस प्रकार का कंसेप्ट लाया गया, जिसके वजह से जनसंख्या वृद्धि पर थोड़ा कंट्रोल हुआ था, है ना। पहले भारत में भी जनसंख्या वृद्धि जो है सो कम था नहीं, सॉरी देखिए कम था, तो फिर बढ़ाने के लिए किया गया था। उसके बाद क्या किया गया, बहुत सारे जो है सो हेल्थ के सेक्टर में जो है सो प्रोग्रेस किया गया, बच्चों को जन्म में जो है सो मृत्यु नहीं हो उस पर ध्यान दिया गया। लेकिन बाद में जो है सो कंट्रोल भी करने के लिए जो है सो लाया जाता है ना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट लाया जाता है। क्या कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, हम दो हैं तो हमारे भी दो ही होना चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का कंसेप्ट लाया जाता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। और अभी तो हम कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है। लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो उसको दिमाग में, जैसे अगर आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, मुस्लिम कम्युनिटी में आप चले जाइए तो उन लोग को ये लगता है कि वो तो अल्लाह ताला का दिया हुआ है, उसको हम क्यों रोकें। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जनसंख्या वृद्धि, अगर आप देश का बढ़िया विकास चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगा तो क्या होगा, दिक्कत तो होगी ना, क्योंकि संसाधन तो सीमित है। आज जनसंख्या बढ़ रहा है, उसी के चलते ना हम लोग का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पेड़ पौधा लोग काट रहा है, बसने के लिए जंगल उजाड़ दे रहा है। जनसंख्या कम रहेगा तो पर्यावरण तो सुरक्षित रहेगा ना, सुरक्षित में प्रदूषित होगा लेकिन उसका रेशियो कम होगा। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि को रोकना भी बहुत बड़ा जो है सो जरूरी हो गया है हम लोग के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। Still 182 million people were added to the total population in the 1990। 1990 में जो है सो 182 मिलियन लोगों को जो है सो ऐड किया गया। Alone an annual addition larger than ever before। एक ही साल में 1990 के दशक में जितना वृद्धि हुआ था जनसंख्या में, उतना पहले कभी भी नहीं हुआ था। एक ही साल में 182 मिलियन लोगों को ऐड किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग क्या कहता है आगे। आगे कहता है it is essential to realize that the India has a very large population। It adds a large absolute increase। यहाँ पे एकदम बिल्कुल बहुत ज्यादा absolute increase हो रहा है, एकदम बिल्कुल increase हो रहा है, एकदम लगातार इंक्रीजमेंट हो रहा है भारत की जनसंख्या में।
भारत हम लोग को ये जरूरी है, क्या कहता है, इट इज एसेंशियल टू रियलाइज इंडिया हैज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। हम लोग को ये महसूस करना बहुत जरूरी है कि भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जो कल्पना किया गया था 2045 में होने का, वो 2023 में हो गया। तो जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है तब तो हुआ, जनसंख्या वृद्धि को कम करना है। When a low annual rate is applied to a very large population, जब एक low annual rate मतलब कम जनसंख्या वृद्धि के कम एनुअल जो है सो सालाना वृद्धि को अप्लाई किया जाता है, कहाँ से, टू अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ, इट एड्स अ लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज। तो इससे क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है। When more than a billion people increase even at a lower rate, at the total number being added becomes very large। अब क्या कहता है, देखिए, अब जिस देश की जनसंख्या ज्यादा है तो वहाँ कम परसेंटेज भी होगा तो संख्या तो ज्यादा होगा ना। अब मान लीजिए किसी देश का जनसंख्या अगर 50,000 है, वहाँ अगर 2% जनसंख्या बढ़ता है तो कितना बढ़ेगा। मान लीजिए 1 लाख जनसंख्या है, अब उसका मान लीजिए 1% बढ़ गया तो उसका 1000 बढ़ा। अगर 5% बढ़ गया 1 लाख का तो 5000 बढ़ा। लेकिन जहाँ पे जनसंख्या अरबों खरब में, भारत की जनसंख्या 1210 मिलियन है, तो सोचिए अगर 1% भी बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो परसेंटेज कम होने के बावजूद भी भारत में जो है सो जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा है। क्यों? चूंकि जो है सो जनसंख्या ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। अब जनसंख्या पे कंट्रोल करने की जरूरत है। हमारे दो का सिद्धांत पे चलिएगा तो जनसंख्या नियंत्रण होगा, मतलब घटेगा नहीं लेकिन कम से कम बढ़ेगा भी नहीं, है ना। तो वो करना जरूरी है। और हम तो कहेंगे कि हम एक का नारा आ जाना चाहिए, हम एक ही ठीक है, वही सबसे बढ़िया है। इस प्रकार का भी नारा लोगों को लगाना चाहिए। चलिए देखिए क्या कहता है आगे। India is annual increase in population is large enough to neutralize efforts to conserve the resources, endowment and environment। अब भारत में जनसंख्या जो है सो बढ़ रही है, इसका कारण क्या है कि अब यहाँ पे जो है सो न्यूट्रलाइज बहुत इनफ ज्यादा मात्रा में लोगों को, बच्चों को जो है सो अब सब सुविधा हो गया, न्यूट्रलाइज किया जा रहा है और उसको बच्चों को बचाने का कोशिश भी किया जाता है। देखे होंगे कि अभी हर जगह पे जो है सो हॉस्पिटल खुल गया, हर तरह का सुविधा है ना। इन्वायरमेंट भी उस प्रकार का मिल रहा है, इन्वायरमेंट, रिसोर्सेस इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट है, ये सब कारण है जनसंख्या वृद्धि का भारत में। द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट इज इंडीड अ पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द बर्थ कंट्रोल। अब जनसंख्या वृद्धि का जनसंख्या को कम करने के लिए ये नहीं करना है कि जो है सो बच्चा को मुरा देना है, नहीं, हत्या वाला काम बिल्कुल नहीं, एकदम पाप है। बच्चा को एनी हाउ आपको बचाना है, ये अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, जागरूक करना है कि आप एक ही बच्चे को जन्म दीजिए। जनसंख्या अब पहले जो होता था बच्चा मर जाता था जन्म देने से, वो गलत बात है। अब कोई महिला जो है सो उतना कष्ट से बच्चा को पेट में पालेगी, मर जाएगा, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जब आपको एक से ज़्यादा बच्चा पैदा मत करिए, जनसंख्या घट जाएगी, घटना शुरू हो जाएगा फिर जनसंख्या। और अगर एक से नहीं आपको है तो 2 बच्चा पैदा कीजिए ताकि जनसंख्या कम से कम नियंत्रित हो सके। हमारे दो के सिद्धांत में चलिए आगे कहता है, क्या कहता है, द डिक्लाइन ऑफ ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट इज इंडीड अ पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के में जो है सो बर्थ कंट्रोल को जो है सो प्रयास किया जा रहा है, उसके वजह से क्या हो सकता है, डिक्लाइन हो सकता है, कम किया जा सकता है बर्थ रेट को। डिस्पाइट दैट, उसके बावजूद द टोटल एडिशन टू द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो, है ना, उसके बावजूद जो है सो जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। बर्थ जनसंख्या पर कंट्रोल के लिए बहुत सारा उपाय किया जा रहा है, बहुत पॉजिटिव उपाय किया जा रहा है। वास्तव में सरकार तो बहुत कोशिश कर रही है, उसके बावजूद जनसंख्या बढ़ रही है। एंड इन इंडिया, और इंडिया जो है सो क्या कर रहा है, उसके बाद देखिए क्या कहता है इंडिया। ये देखिए, ये लोग फिगर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये फिगर भी आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। इंडिया हैज ओवरटेकन, देखिए क्या कहता है, भारत जो है सो क्या कर लिया, ओवरटेकन चाइना। हमने बताया था 2013 में चाइना को पीछे करते हुए भारत जो है सो विश्व का सबसे बड़ा देश बन चुका है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत विश्व का सबसे बड़ा जो है सो क्या बन चुका है, सबसे बड़ा देश बन चुका है। देयर आर 3 मेन प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या में चेंजिंग का, बदलाव का, जनसंख्या में बदलाव का 3 मेन प्रोसेस है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स और माइग्रेशन। बर्थ रेट हम बताए थे, पर 1000 पर्सन्स में जितने लाइव बच्चे जन्म लेते हैं, पर 1000 में 1000 में जितना लाइव बच्चा जन्म लेता है एक साल में, उसको हम लोग बर्थ रेट कहते हैं। और 1000 में
पर ईयर जितने लोग मरते हैं उसको हम लोग डेथ रेट कहते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट कर जाता है तो उसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेंस न्यूट्रल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। न्यूट्रल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन मतलब जो नेचुरल है ना, नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से जो है सो हम लोग क्या करेंगे, द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। क्या चीज का बेस्ट डिफरेंस है, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में डिफरेंस को बताता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, आगे क्या कहता है देखिए, आगे क्या कहता है देखिए, बर्थ रेट हम बताए थे आपको, बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्संस इन अ ईयर। एक साल में 1000 व्यक्ति पे जितने भी बच्चे जिंदा जन्म लेते हैं उसी को हम लोग बर्थ रेट कहते हैं। और भारत में अगर हम लोग देखें तो भारत में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है ना, डेथ रेट से जो है सो जनसंख्या डेथ रेट से ज़्यादा ही रहता है बर्थ रेट। इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज़ मोर बर्थ रेट दैन द डेथ रेट। मृत्यु दर से ज़्यादा जो है सो जन्म दर भारत में है, इसलिए भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, ये कारण तो है ही। It is major component of growth because in India birth rates have always been higher than death rate। भारत में बर्थ रेट जो है सो डेथ रेट से हमेशा ज्यादा रहा है। अब ये आप लोग फिगर को थोड़ा सा देख लीजिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको इसको दिखा दूं, ये सब देखते चलिए। ये देखिए, ये 1951 से 1961 के बीच में दिखाया गया है कि कितना जो है सो परसेंटेज जो है सो डिकेडल ग्रोथ रेट हुआ था। ये रेट में बता रहा है कि कितना परसेंट जो है सो बढ़ा है। उसके बाद ये भी फिगर आप देख लीजिए, पॉपुलेशन जनसंख्या कितना बढ़ते गया है 1901 में, 1911 में, 21 में। ये आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको स्टडी भी कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके, पॉज करके सॉरी पॉज नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको जो है सो इसको रोक करके आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए हम जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करवा देते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो है सो समय ज़्यादा नहीं लेंगे आप लोगों का, और जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को पूरा जो है सो करा देने के लिए हर सब्जेक्ट का। मैंने तो आप लोगों को बताया था कि जो है सो हम लोग पहले हम लोग का विचार था 9 से लेकर के 12 तक का ही क्लास लेने का, लेकिन अब हम लोग 6 से लेकर के 12 तक का पढ़ाई इसमें करवाएंगे। तो आप लोग से अनुरोध है कि जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं क्लास 6 से लेकर के 12 तक, जिनके भी बच्चे जो है सो, जिस घर में भी बच्चे पढ़ते होंगे आप लोग का, आप लोग जो है सो जरूर हमारे वीडियो को जो है सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग जो है सो क्लास 6 से लेकर के 12 तक का हर सब्जेक्ट का जो है सो क्लास आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। और वो भी जो है सो बिल्कुल फ्री, लाइव क्लास भी हम लोग लेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री लेंगे। और सब हमारे पास जो है सो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट टीचर्स लोग हैं, जैसे हमारे संजय सर हैं, मैथ के टीचर हैं, महेश सर हैं आपके, वो साइंस के टीचर हैं, मैं खुद आप लोग का SST ले रहा हूँ और इंग्लिश भी मैं खुद ले लूँगा, है ना। हम लोग सब वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और लाइव क्लास जब हम लोग लेंगे तो आपको पूरी आज़ादी होगी कहीं से भी प्रश्न पूछने का। तो स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो को अभी यही समाप्त करता हूँ, इसको मैं 3rd पार्ट में कंप्लीट कर देता हूँ, है ना। चलिए धन्यवाद।